So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our chemistry class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना प्यारा चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टार्टिंग के दो वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा, मैटर के बारे में जाना, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना, मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, और मिक्सचर में तुम्हारा होमोजेनस, हेट्रोजेनस और एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, तो ये सब चीजें अच्छी तरीके से समझे। उसके बाद कल के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ होती है। ठीक है, तुम्हारा मास वेट में डिफरेंस जाना, हम लोगों ने वॉल्यूम को जाना, डेंसिटी को जाना। ठीक है, तो आज अपने थर्ड वीडियो में कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नई चीजें हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है भाई, तो चलते हैं फुल कंसंट्रेशन के साथ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ने। उसके पहले हम देखेंगे कि आज हमें डिस्कशन क्या करना है, डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होने वाला है। तो आज का जो अपना फर्स्ट टॉपिक, मेन टॉपिक होने वाला है, उसका नाम है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में पहला तुम्हारा साइंटिफिक नोटेशन है। अब साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर, ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हम तुम्हें यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। तो वापस से इनको डिस्कशन करना, लाइन बाय लाइन पढ़ना, हम पढ़ाएं तुम्हें, तो इससे कुछ और नहीं होगा, एक वीडियो और बन जाएगी बस। ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं होएगा। तो इसको तुम अपने आप से साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ लेना। डायमेंशनल एनालिसिस इसकी कुछ अलग है, तो उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस हम पढ़ा देंगे। उसके बाद जो सेकंड मेन टॉपिक आज का होने वाला है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और इसमें तुम्हारे 5 लॉ हैं। ठीक है, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, छोटे छोटे लॉज हैं, उनकी डेफिनेशंस लिख लेना, याद कर लेना और समझ लेना। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, गे लूसेक्स। ठीक है, नाम से थोड़ा सा जज मत करने लगना भाई साहब, इनका नाम ऐसा था, गे लूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। और पांचवा था एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, पांचवा है अपना एवोगैड्रोस लॉ। तो ये 5 लॉ और ये वाला डायमेंशनल एनालिसिस आज हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, बाकी 2 टॉपिक जो हैं खुद से पढ़ करके समझना है, कहीं दिक्कत होती है तो हमें बताना। ठीक है, चलते हैं भाई अपने टॉपिक पर। तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में तुम्हारे उसमें छोड़ रहा हूँ, साइंटिफिक मेजरमेंट, ये मल्टीपल एंड डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन सबको देख लेना। हम सीधे तौर पे आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये ऑफन व्हाइल कैलकुलेटिंग देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर। कह रहे हैं कभी कभी कैलकुलेशन करते समय हमें आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है कि हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करें। जैसे 1 किलोमीटर को यदि 100 मीटर में तुम्हें ऐड करना है, 1 किलोमीटर को 100 मीटर में ऐड करना है, तो हमें यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। या तो किलोमीटर को मीटर बना लो तब ऐड ऑन कर दो, या तो मीटर को किलोमीटर बना करके फिर ऐड करो। ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स आपस में ऐड नहीं हो सकती हैं, तो हमें जरूरत पड़ती है कभी कभार। The method used to accomplish this is called factor label method or unit factor method or dimensional analysis। ठीक है, तो इस डायमेंशनल मतलब इस चीज को करने के लिए हमें फैक्टर लेबल मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड या फिर डायमेंशनल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। दिस इज इलस्ट्रेटेड बिलो। अ पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच रिप्रेजेंटेड बाय IN along what is length in सेंटीमीटर। तो इसकी सेंटीमीटर में लेंथ क्या होगी? अब भाई साहब देखो, 1 इंच में 2.4 सेंटीमीटर, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। 3 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। Therefore 3 इंच, यूनिटरी मेथड सीखे होगे तो वही यूनिट फैक्टर मेथड करके ला दिए हैं, और बाकी जो कहीं लिखे वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको मतलब है कैलकुलेशन से। 2.54 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 5 जा 15, 1 16, 6 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 7.62
सेंटीमीटर। अपना आंसर आ गया। ठीक है, 7.62 सेंटीमीटर। ठीक है, और सब चीजें जो लिखे हैं वो हमारे हिसाब से एब्सर्ड है, मतलब कोई अननेसेसरी चीज लिखे हैं ये सारी चीजें। ठीक है, बस ये समझ लो यूनिट फैक्टर में यही चीजें होती हैं कि हमें एक का पता रहे तो हम और बड़ी बड़ी डिजिट्स का हम लोग निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट का पता चल गया कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, इसको याद कर लो, और बाकी फिर 3 इंच 5 इंच चाहे जितने इंच कहेगा हम निकाल देंगे। ठीक है भाई। It should also be noted in the above example that units can be handled just like other numerical part. It can be cancelled, divided, multiplied, squared, etc. Let us study one more example. तो ये सब चीज तो हम लोग जानते हैं, यूनिट्स को हम लोग कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। A jug contain 2 liters of milk. Calculate the volume of milk in meter cube. Volume in meter cube. तो ये सवाल तगड़ा बन गया। तो यहां पर हमको पता है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहां से हम निकाल लेंगे क्या? चलो निकालते हैं। हमको 2 लीटर में निकालना है। 2 लीटर में इन द मीटर क्यूब, 1 लीटर में 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, देयरफॉर इन 2 लीटर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 2000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन हमको कन्वर्ट इसमें करना है मीटर क्यूब में। ठीक है, तो यहां पे समझो इस तरीके से 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। यहां पे क्यूब है तो हम इसका क्यूब कर देते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो 100 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब, और ये 1 मीटर क्यूब बन जाएगा। ठीक है भाई 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर होता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्यूब होना है तो क्यूब कर दिया हमने। इधर 100 का क्यूब होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, 6 तो 0 हो जाएंगे, और इधर 1 का क्यूब करेंगे तो वो तो 1 ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर रहे। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब? तो 1/1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब। अब फॉर्मूला आपने निकाल लिया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया था, हमको तो मीटर क्यूब में चाहिए था, तो हम यहां लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1/1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब। Therefore in a 2000 centimeter cube equals to 2000 upon 1 2 3 4 5 6 1 2 3 कट कर दिए, 1 2 3 कट कर दिए, तो ये क्या आ गया 2/10 to power 3 2/10 to power 3 मीटर क्यूब। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 to power -3 मीटर क्यूब। कुछ इसी तरीके से आ रहा होगा। ये देखो 2 × 10 to power -3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो जो तरीका मैं बताया हूं उसी तरीके से करना है। इनका जो तरीका है थोड़ा सा कठिन है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसको मत देखना। हम अपना सिंपल जो अभी तक हम जानते थे उसी का यूज करके निकाल दिए। इसी को यूनिट फैक्टर मेथड कहते हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड, केमिस्ट्री में यूनिट फैक्टर मेथड आ गया। ठीक है, आई होप सो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी किस तरीके से हमने निकाला ये भी आ गया होगा। चलो आ गया तो अच्छी बात है। अगला एग्जांपल है हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days। 2 days में कितने सेकेंड होते हैं? आओ
भाई ये वाली पेन लेते हैं। हाँ, तो हमको थर्ड में निकालना है कि 2 days इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स। तो सबसे पहले 1 डे का निकालते हैं। कितने निकालते हैं? 1 डे। 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड्स। ये तो जानते हो ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 24 करते हैं, इधर करना पड़ेगा ना भाई। ये देखो, हाँ ठीक है, 24 मल्टीप्लाइड बाई 3600 हो जाएगा ना। तो बस ये कर देते हैं 3600 मल्टीप्लाइड बाई 24, ठीक भाई। 3600 मल्टीप्लाइड बाई 24, 4 0 0 4 0 0 4 6 24, 4 3 12 2 14, 2 0 0 2 0 0 2 6 12, 2 3 6 1 7 0 0 4 6 8 8 6 4 0। ये 1 डे में आ गया सेकेंड। Therefore in 2 day 86,400 multiplied by 2, ठीक है। 1,72,800 सेकेंड। ठीक है, 1,72,800 सेकेंड। यही कुछ आ रहा होगा अपना इधर, ये देखो, ठीक है। तो आई होप सो कि ये समझ में आ गया हो किस तरीके से मैं कर रहा हूं। बहुत ही सिंपल सी बात थी, कुछ कठिन नहीं था। अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर। मेन टॉपिक जो है अपना लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमको 5 लॉ देखने हैं। बहुत ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, सॉरी टॉपिक को, और उसके बाद जो इनका लॉ है उसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, और उसको रट लीजिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, अवोगाड्रोस लॉ क्या है, गे लुसेक्स लॉ क्या है, गुसेक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो इस सबको याद कर लीजिएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉ। कह रहे हैं एलिमेंट जो कंबाइन होकर के, एलिमेंट्स कंबाइन होकर के कंपाउंड बना रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बना रहा है, इनके पीछे कुछ लॉज होते हैं, उन्हीं से ये गवर्न होते हैं। पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ही प्यारा लॉ है, बहुत बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। This law was put forth by Antoine Lavoisier in 1789. He performed careful experimental studies for combustion reaction and reached to the conclusion that in all physical and chemical changes there is no net change in the mass during the process. इन्होंने combustion रिएक्शन किया। कंबशन मतलब चीजों को जलाना। जैसे मैग्नीशियम रिबन को हम लोगों ने जलाया था क्लास 10th में, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, तो वहां पे व्हाइट ऐश मिली थी, व्हाइट डेजलिंग लाइट मिली हुई थी, तो वो सब चीज देखे थे। तो यहाँ पर एक कंबशन रिएक्शन करके, कंबशन मतलब जान रहे हो चीजों को जलाना, ठीक है। तो कंबशन रिएक्शन करके इन्होंने पाया कि जो रिएक्टेंट का हमारे मास था वही हमारे प्रोडक्ट का भी मास है। समझ में आया? तो मतलब कह रहे हैं फिजिकल या फिर केमिकल चेंज हम करें लेकिन हमारे मास में चेंज नहीं होता है। जो रिएक्टेंट का हमारे मास है वही हमारे प्रोडक्ट का रहता है। Hence he reached to the conclusion that matter can neither be created nor destroyed. मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन अ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी को कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। This law formed the basis for several later developments in the chemistry. In fact, this was the result of exact measurement of masses of reactant and product and carefully planned experiments performed by Lavoisier. तो भाई साहब बात ऐसी है, भाई साहब बात ऐसी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के आने के बाद केमिस्ट्री में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। ये एक बेस बना फर्दर डेवलपमेंट का, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहीं पर खत्म होता है। आई होप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ गए होंगे। अगला आता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट मतलब जो फाइनाइट ना,
सॉरी जो इनफाइनाइट ना हो, जो लिमिट हो, लिमिटेड हो। This law was given by a French chemist Joseph Proust. He stated that, इन्होंने क्या स्टेट किया, a given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight. कह रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी गिवन कंपाउंड में एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन में एलिमेंट का वेट होता है। मतलब कंपाउंड भले तुम क्या करो, कंपाउंड तुम कहीं से भी लो, ठीक है, मान लो तुम राजस्थान से वो कंपाउंड उठा रहे हो और दूसरा कंपाउंड तुम उठा रहे हो तो वहां से अरुणाचल प्रदेश से, तीसरा उठा रहे हो कन्याकुमारी से और चौथा उठा रहे हो जम्मू कश्मीर से। उसके अंदर जो अलग अलग एलिमेंट कंपाउंड उठाए हो तो जो अलग अलग एलिमेंट हैं उनका मास जो है वो सेम रहेगा। कंपाउंड के अंदर एलिमेंट होता है ना, तो एलिमेंट का जो मास होगा वो डेफिनिट होगा। तो वही बताए हैं कि उनका जो प्रपोर्शन होगा भाई साहब वो डेफिनिट होएगा। Proust worked with 2 samples of cupric carbonate, one of which was a natural origin and the other was synthetic. He found that the composition of elements presented in it was same for both the samples as shown below. तो इन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट को लिया है जिसमें एक उनका नेचुरल ओरिजिन है और दूसरा है इनका सिंथेटिक, थोड़ा सा मतलब मैन मेड है। तो इसमें ये देख रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ कॉपर, देखो नेचुरल सैंपल में परसेंटेज ऑफ कॉपर 51.35, सिंथेटिक सैंपल में भी उतना ही पाया गया। परसेंटेज ऑफ कार्बन भी सेम है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी सेम है। यही है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट रहते हैं, कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट रहते हैं वो एग्जैक्टली उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो सेम होता है, उनके जो वेट का प्रोपोर्शन होता है वो सेम होता है। Thus he concluded that irrespective of the source, a given compound always contains same elements combined together in the same proportion by mass. कहीं से भी लिया गया हो, सोर्स कोई भी हो, लेकिन उनके जो एलिमेंट्स का वेट जो होता है वो हमेशा प्रोपोर्शनली सेम रहता है। The validity of this law has been confirmed by various experiments. It is sometimes also referred to as law of definite composition. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के साथ साथ इसको हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी कहते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड कहीं का भी हो, सोर्स कहीं का भी हो, लेकिन एलिमेंट्स का जो वेट होगा वो उनका प्रोपोर्शन जो रहेगा वो सेम रहेगा। चल भाई, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तीसरा लॉ अपना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two elements can combine to form more than one compound, ये दो एलिमेंट जुड़ करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। भाई कंपाउंड कैसे बनता है? जब एलिमेंट जोड़ते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ता है तभी तो वाटर मिलता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है, और ये मिल करके वाटर बना है, वाटर एक कंपाउंड है। तो कह रहे हैं जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर के एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो कह रहे हैं कि मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से ऐड होता है, कंबाइन होता है, हमेशा वो क्या होता है? स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में रहता है, पॉइंट नहीं। होल मतलब जान रहे हो ना, होल मतलब 1 2 3 4, जीरो भी है, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सब क्या है? होल नंबर है। 1.2 1.3 ये होल नंबर नहीं है। मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कह रहा है कि यदि दो एलिमेंट मिल करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो उसमें से एक एलिमेंट का वेट जो है, एक एलिमेंट का जो मास है जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से ऐड हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, वो उनका जो रेशियो होगा वो होल नंबर होगा। स्मॉल छोटे होल नंबर होंगे। जैसे कि एग्जांपल समझो यहां पर, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 कंपाउंड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के 2 तरीके कंपाउंड बनाता है, नेमली वाटर। एक तो वाटर बनाता है H2O और दूसरा बनाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ध्यान रखना,
H और O ये दोनों मिलकर के H2O बनाते हैं और यही दोनों मिलकर के H2O2 बनाते हैं। इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं। जब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम मिलकर के बनाएंगे तब भाई वाटर बनेगा। और जब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के भी 2 एटम रहेंगे और ये दोनों कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बनाएंगे तो उसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं, देखो हाइड्रोजन ये मास क्या है, फिक्स्ड है। यहां भी 2 ग्राम, यहां भी 2 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन यहां पर एक ही एटम है तो 16 ग्राम दिया गया है। तो वाटर कितना बन रहा है, 16 to 18, 16 + 2 18। कैसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम पढ़े थे कि जो हमारा रिएक्टेंट साइड का मास होता है वही हमारे प्रोडक्ट साइड का मास होता है। यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम ले लिए हैं इस वाले हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वाले में, तो यहां पर 32 ग्राम हो गया है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमारा 34 ग्राम बना हुआ है। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है ये 16:32 की है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1:2। तो यही कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। Hence the masses of oxygen, that is 16 gram and 32 gram, which combine with a fixed mass of hydrogen. हाइड्रोजन का मास फिक्स्ड है 2 ग्राम, bear a simple ratio, इनका सिंपल रेशियो है 16:32, that is 1:2। ठीक है, समझ में आ गई। ये डेफिनेशन फिर से देख लो। इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, यदि 2 एलिमेंट मिलकर के एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, तो मास एक एलिमेंट का जो कि कंबाइन हो रहा है फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट के, वो क्या होगा, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। उनका रेशियो छोटे छोटे होल नंबर्स होंगे। ठीक है, अगला चलते हैं, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ठीक है, जज नहीं करना भाई साहब, ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो भाई साहब को जज कर लो। तो गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या होता है? दिस लॉ वाज गिवन बाय गे-लुसैक इन 1808। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन, बस यहीं से ऑब्जर्व किया, यही स्टेटमेंट है, व्हेन गैसेस कंबाइन और are produced in a chemical reaction, कह रहे हैं कि गैस केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही है या फिर क्या हो रही है, कुछ और लिखा था, when gases combine or produce। ठीक है, कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन में 2 गैस कंबाइन हो रही है या फिर प्रोड्यूस हो रही है, they do so in a simple ratio by volume। ठीक है, इनके बीच क्या रहता है, कुछ रेशियो रहता है, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के जैसा ही ये बात है। ठीक है, ठीक है, जैसे इसमें मतलब प्रोपोर्शन सेम था ना, मास बदल नहीं रहा था, सोर्स भले कुछ हो, वैसे इसमें भी है। थस जैसे एग्जांपल देखो, 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन। 100 ml हाइड्रोजन गैस लिया गया है और 50 ml ऑक्सीजन गैस टू गिव 100 ml ऑफ वाटर वेपर। इन दोनों ने मिलकर के 100 ml ऑफ वाटर वेपर बनाया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। Thus, the volume of hydrogen and oxygen which combine, that is 100 ml and 50 ml, bear a simple ratio of 2:1। इनका रेशियो क्या है, 100 ml और 50 का, 100:50 का रेशियो क्या है, 2:1 का है। ठीक भाई, Gay-Lussac's discovery of integer ratio in volume relationship actually the law of definite proportion by volume। तो ये जो गे-लुसैक्स लॉ है, ये असल तौर पे देखा जाए तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन जो हम लोगों ने पढ़ा इधर साइड, ये मास के टर्म में पढ़ा था, ये क्या है, ये गैस के वॉल्यूम के टर्म में है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन स्टेटेड अर्लियर वाज विद रिस्पेक्ट टू मास। द गे-लुसैक्स लॉ वाज एक्सप्लेन्ड प्रॉपर्ली बाय द वर्क ऑफ एवोगैड्रो इन 1811। ठीक है, बात को समझ गए। एक बार और स्टेटमेंट को देख लें, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, कोई 2 गैस कंबाइन हो रही है, कोई 2 गैस कंबाइन हो रही है या फिर प्रोड्यूस हो रही है, तो कंबाइन होने का जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा, ऐसा नहीं है रेशियो डिफर करेगा। ठीक है, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, वो अपने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कुछ रेशियो में
कुछ रेशियो में एग्जिस्ट करती हैं, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि गैसेस हमारी सेम टेम्परेचर पे और सेम प्रेशर पे, तब ये लॉ एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर अलग अलग होगा तो भाई साहब बात नहीं बनेगी। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है 2:1 हमेशा ऐसा ही रहेगा एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो गे-लुसाक्स लॉ भी खत्म हुआ। अपना आज का लास्ट लॉ अवोगाड्रोज लॉ। ठीक है, अभी इस चैप्टर को जब हम लोग और पढ़ेंगे तो अवोगाड्रोज नंबर भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि 1 अवोगाड्रो में कितने पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या नंबर होता है। In 1811, Avogadro proposed that equal volumes of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. कितना सिंपल सा स्टेटमेंट कह दिए। Avogadro कह रहे हैं इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, यदि किसी भी गैस का तुम इक्वल वॉल्यूम ले लो, किसी भी गैस का A to Z किसी भी गैस का इक्वल अमाउंट उसका ले लो और टेम्परेचर सेम रहना चाहिए और प्रेशर सेम रहना चाहिए, तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम रहेंगे। मतलब एक बोरी भर के हाइड्रोजन गैस ले लो, एक बोरी भर के ऑक्सीजन गैस ले लो, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल अमाउंट में रहेंगे यदि सेम टेम्परेचर और प्रेशर रहा तो। Avogadro made a distinction between atoms and molecules which is quite understandable in present times. तो इन्होंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टिंक्शन किया, जो कि प्रेजेंट टाइम्स में काफी यूज हो रहा है, उसका हेल्प ली जा रही है। If we consider again the reaction of hydrogen and oxygen to produce water, we see that 2 volumes of hydrogen combine with 1 volume of oxygen to give 2 volume of water without leaving any unreacted oxygen. कह रहे हैं यदि हम फिर से बात करें वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जो वाटर बना रहा है, तो उसमें हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम है, ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम है, ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम है, और मिलकर के क्या बना रहे हैं वो 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, और कोई भी ऑक्सीजन अनरिएक्टेड नहीं रह गई, सारी ऑक्सीजन का यूज किया जा चुका है। ठीक है भाई, नोट दैट इन द फिगर 1.9 page 16 each box contain equal number of molecules. In fact, Avogadro could explain the above result by considering the molecules to be polyatomic. ठीक है, देखो भाई साहब, पॉलीएटॉमिक मतलब होता है कि जिसमें एक एटम, पॉली मीन्स सिंगल। ठीक है, if hydrogen and oxygen were considered as diatomic as recognized now, then the above result are easily understandable. डाइएटॉमिक मतलब जिसमें 2 एटम रहते हैं, जैसे H2 और O2 मिलकर के क्या बनाते हैं, H2O, इधर 2 कर देंगे, 2H2O। ठीक है, वो बैलेंस करने के लिए बस। ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक हम कह देंगे किसको, नाइट्रोजन को, लेकिन डाइएटॉमिक ये हमारे ऑक्सीजन हो गए और हाइड्रोजन हो गए, क्योंकि ये एग्जिस्ट सिंगली नहीं करते हैं, ये पेयर में रहते हैं। ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक मतलब हमारे एक एटम रहेगा और डाइएटॉमिक मींस 2 एटम रहेगा। However, Dalton and others believed at that time that atoms of the same kind cannot combine, and molecule of oxygen or hydrogen containing 2 atoms did not exist. ठीक है, और उस समय ऐसा माना जाता था कि 2 एटम एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उस समय ऐसा माना जाता है, डाल्टन भी, एवोगाड्रो ये सब मान रहे थे। एवोगाड्रो's proposal was published in the French journal de Physique. In spite of being correct, it did not gain much support. ठीक है, एवोगाड्रो ने अपने ये रिसर्च को पब्लिश भी कराया था, सही भी था, लेकिन इस रिसर्च की ज्यादा चर्चाएं नहीं हुई हैं, तो ज्यादा इसे सपोर्ट नहीं मिला। After about 50 years, in 1860, the first international conference on chemistry was held in Karlsruhe, Germany, to resolve various ideas. ध्यान रखना, बीच में केमिस्ट्री की जो इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, जिससे जो भी इमर्जिंग इश्यूज हैं, जो भी इशू इमर्ज कर रहे हैं,
जो भी इशू नए नए आ रहे हैं, जो भी कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं, उनको दूर की जाती हैं। तो कह रहे हैं 50 साल बाद लगभग 1860 में जर्मनी में एक कार्लसरूहे नाम की सिटी में क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस रखी गई केमिस्ट्री की इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें कई सारे आइडियाज डिस्कस किए गए और रिजॉल्व किए गए। एट द मीटिंग स्टैनिस्लाव कानिज़रोव presented a sketch of course of chemical philosophy which emphasized on the importance of Avogadro's work। तो इस मीटिंग हुई जिसमें स्टैनिस्लाव कानिज़रोव ने प्रेजेंट किया स्केच, जिसमें केमिकल फिलॉसफी के बारे में डिस्कशन वगैरह था, ठीक है, जो कि अवोगाड्रो के वर्क की इंपॉर्टेंस बताई। ठीक है, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को रट लो, समझ लो, ठीक है, समझ लोगे तो रटना आसान हो जाएगा, तो समझ करके रटना, ठीक है, याद करना। तो इस तरीके से अपना जो डिसाइडेड टॉपिक था उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है आधे घंटे के अंदर, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा है। तो भाई साहब बात अब वैसे ही होगी कि साइंटिफिक नोटेशन और तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर, इसको एक बार देख लेना, समझ लेना। अगर कुछ नई चीज़ है केमिस्ट्री में तो हमें बता देना कि सर जी ये 2 पॉइंट आपने छोड़ तो दिया, लेकिन इसमें एक नई चीज़, 2 नई चीज़ हमें मिली है, तो सुन के अच्छा लगेगा भाई साहब। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पढ़ाया हुआ हूँ पूरी रीडिंग मार लेना, कोई दिक्कत बनती है तो शाम की क्लास में पूछ लेना और एकदम मज़े से पढ़ाई करो भाई, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।